हेलो एवरीवन, अब आप फिल्म द लोन समुराई का सिनॉप्सिस सुनने वाले हैं। एंजॉय कीजिए। 1281 सबसे बहादुर समुराई समुद्र में निकलते हैं मंगोल हमलावर सेना का सामना करने के लिए, लेकिन तभी एक ताकतवर सुनामी आती है और दुश्मन का पूरा बेड़ा डुबो देती है। सभी जापानी योद्धा मारे जाते हैं सिवाय रिकू के, जो होश में आता है एक अनजान द्वीप के किनारे। उसकी टांग लकड़ी के एक टुकड़े से बुरी तरह छिदी हुई होती है। रिकू रस्सी की मदद से खुद को एक मरे हुए लड़के की तरफ खींचता है, लेकिन तभी वो लड़का अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और ऐसे दौड़ जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। समुराई को भ्रम सताने लगते हैं। वो अपनी टूटी हुई तलवार की तरफ हाथ बढ़ाता है और आखिरकार अपनी टांग में फंसे लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकालता है। जख्म पर पट्टी बांधने के बाद रिकू लंगड़ाता हुआ किनारे किनारे चलता है। शाम तक उसका मीठा पानी खत्म हो जाता है। अकेला समुराई उस रात एक गुफा में बिताता है। वो उस लड़के को फिर देखता है और जंगल की झाड़ियों में उसके पीछे चलता जाता है, लेकिन भूतिया बच्चा उसका इंतजार नहीं करता और जल्दी ही रिकू उसकी निशानी खो देता है। ये लड़का एक समुराई के 2 बेटों में से एक था। वो अक्सर समुद्री डाकुओं का खेल खेलते थे। सुबह होते ही आदमी फिर से भ्रमों से घिर जाता है। अब उसे लगता है कि वो अपनी पत्नी को देख रहा है। रिकू किनारे चलता है, तभी अचानक उसे उसकी लाश वहां दिखाई देती है, लेकिन वो भी एक धोखा होता है। समुराई को लगातार अपने परिवार की आवाजें सुनाई देती रहती हैं। वो थक जाता है और सब कुछ खत्म करने का फैसला करता है, लेकिन तभी आवाजें अचानक गायब हो जाती हैं और दूर उसे एक पहाड़ दिखाई देता है जो बिल्कुल उसके अपने फूजी जैसा लगता है। तभी रिकू समझ जाता है कि हार मानने का अभी वक्त नहीं है। वो लकड़ियां इकट्ठा करता है और उन्हें घसीटकर द्वीप के अंदरूनी हिस्से में ले जाता है। वहीं उसे एक भव्य झरना दिखाई देता है और वो खुशी से भर जाता है। मीठा पानी मिलने के बाद रिकू खाने की तलाश शुरू करता है। वो टूटी हुई तलवार को तेज करता है और कुछ तराशने लगता है। सुबह रिकू कोयले और पानी से स्याही बनाता है और एक लकड़ी व बाल की एक लट से ब्रश तैयार करता है। इन हालात में भी जापानी आदमी हाइकू लिखना चाहता है और ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। रिकू अपना जख्म भरने में कामयाब हो जाता है। वो बिना थके लकड़ियां आगे घसीटता रहता है। ऐसा लगता है कि उसकी जीने की इच्छा आखिरकार लौट आई है। हालांकि बीते हुए समय की उदास यादें अब भी मौजूद रहती हैं। आखिरकार रिकू पहाड़ पर चढ़ता है और वो करता है जो वो करना चाहता था। सेब पुकू की रस्म। सालों तक दर्द ने मुझे जिंदा रखा, मौत में मुझे प्यार पालने दे। एक अकेला समुराई फिर भी रस्म निभाएगा। वो बस इसे सही तरीके से करेगा। आदिवासी टोरी गेट तोड़ देते हैं और उस विदेशी को हाथ पैर बांध दिया जाता है। वो रिकू को नाव में बैठाकर बड़े जमीन वाले इलाके की एक बस्ती में ले जाते हैं। एक ताकतवर योद्धा अपना मुखौटा उतारता है और कैदी से बोलता है, हमने तुम्हें रोक लिया है और अब तुम मेरे हो। पास ही कई और कैदी बैठे होते हैं। उनमें से एक की एक टांग पहले ही गायब होती है। ये अच्छा दिखने वाला आदमी सबको थोड़ा थोड़ा करके खाने वाला होता है। कुछ समय बाद उनका शेमन नरभक्षियों के पास आता है। वो पकड़े गए लोगों को मवेशियों जैसा फल खिलाता है। शेमन रिकू के जख्म का इलाज करने की पेशकश भी करता है ताकि वो समय से पहले न मरे। गंजे कैदी की दूसरी टांग तोड़ दी जाती है। उसे समुराई तलवार से काटा जाने वाला होता है। नरभक्षी मोटे आदमी को देखकर लार टपकाने लगते हैं। उनमें से एक आखिरकार खुद को रोक नहीं पाता और कैदी की जीभ काट देता है। बिना टांग वाले आदमी को फूलों की पंखुड़ियों से सजाया जाता है और किसी चीज से लेप दिया जाता है। फिर उसे उसका ही खून पीने को दिया जाता है। मोटे आदमी से भी वही करवाया जाता है। रिकू समझ जाता है कि वो असली नरक में फंस चुका है। मोटे आदमी का हाथ काट दिया जाता है जब वो बेहोश होता है। अगला नंबर रिकू का होता है। जापानी आदमी सींग से पीता है और तुरंत उसे चक्कर आने लगते हैं। रिकू अपने बेटों को देखता है जो उससे 50 समुद्री डाकुओं के सिर मांगते हैं। ठीक है, ऐसा ही सही। आदिवासी हैरान रह जाते हैं जब ये शिकार बोलता है, तुम्हारे कंधों पर जो सिर हैं वो मेरे हैं। ट्रेंड फाइटर आसानी से पहरेदारों को गिरा देता है। पहले को वो पत्थर से मार देता है, दूसरा भाले से हमला करता है, लेकिन रिकू उसकी गर्दन में रस्सी डालकर उसका दम घोंट देता है। कच्चे लकड़ी के औजार से सिर अलग करना आसान नहीं होता, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। मोटा आदिवासी अपने साथी का सिर देखकर दहशत में आ जाता है। नशे में डूबा जापानी आदमी आदिवासियों की चट्टानी पेंटिंग्स देखने लगता है, लेकिन असली खोज आगे उसका इंतजार कर रही होती है। खोपड़ियों के पूरे पहाड़। उधर नरभक्षी गुफा के दूसरे सिरे पर सत्ता सौंपने में लगे होते हैं। कबीले का सरदार हड्डियों का मुखौटा अपने बेटे को देता है, वही खूनखार हथियारा। उसके हाथ में अब भी रिकू की समुराई तलवार होती है। एक हाथ पैर से लाचार मोटा कैदी इस पूरे कबीले के लिए रस्मी खाना बनता है। मरने से पहले वो रिकू को देखता है जो खामोशी से इस भयानक मंजर को देख रहा होता है। जल्द ही एक नशे में धुत आदिवासी देख लेता है कि विदेशी ने क्या किया है। उसने पहरेदारों के सिर लकड़ी पर टांग दिए होते हैं और जंगल में भाग चुका होता है। नया सरदार पूरे कबीले को शिकार पर जाने का हुक्म देता है। हड्डियों के हथियारों से लैस होकर वो उसी किनारे पर उतरते हैं जहां पहली बार जापानी से सामना हुआ था। वो पूरे जंगल की तलाशी लेते हैं और रिकू उन्हें एक एक करके पीछे से मारता जाता है। बंदर पूरे जंगल में चीखते रहते हैं, इसीलिए कोई उसकी आहट नहीं सुन पाता। फिर समुराई एक साथ 3 दुश्मनों पर हमला करता है और मजाक मजाक में उन्हें खत्म कर देता है। एक बड़ा दल खुले मैदान में आता है। रिकू धनुष से 2 को मार गिराता है, बाकी घास में छिप जाते हैं। एक आदिवासी हमला करता है और उसकी आंख में तीर लग जाता है। पीछे हटते वक्त वो 2 और खो देते हैं। इसी दौरान जापानी चलते चलते लिखता है, मैं कभी अपने दुश्मनों के सिर इकट्ठा करता था, उनकी सड़ांत में मुझे कोई खुशी नहीं मिली। शेमन आगे खड़े दुश्मन को देखता है जो बस खड़ा रहता है। असल में रिकू पूरी तरह तैयार होता है। वो आग जलाता है ताकि धुएं में छिप सके और हाथ में एक नुकीली लकड़ी लेता है। अनुभवी योद्धा इन आदिवासियों को बेहद आसानी से खत्म कर देता है। शेमन डर जाता है और पीछे हट
जाता है। वो सरदार के पास लौटता है जो एक और हाइकू को घूर रहा होता है। मिल गया, उसने हमें ढूंढ लिया। शैतान फौज चीखते हुए धुएं की तरफ दौड़ती है। रिकू किनारे पर उनका इंतजार कर रहा होता है। उसे लहरों के साथ बहकर आई एक सही सलामत समुराई तलवार मिल जाती है। मुझे मेरा परिवार याद आता है। सरदार अपना मुखौटा उतारता है और अपने आदमियों को आगे बढ़ने का हुक्म देता है। वो खुद जल्दी नहीं करता। आदिवासियों की भीड़ रिकू पर टूट पड़ती है, लेकिन पूरी काताना के सामने उनकी कुर्बानियां बेकार साबित होती हैं। दूर से भाले से किया गया हमला भी नाकाम रहता है, लेकिन रिकू खुद निशाने में कभी गलती नहीं करता। अगला झुंड भी सीधे मौत की तरफ दौड़ता है। रिकू चेहरे पर मुस्कान लिए नरभक्षियों को काटता चला जाता है। आखिरकार इस दुनिया में थोड़ा और जीने की वजह मिल जाती है। समुराई खुद बचे हुए आदिवासियों की तरफ बढ़ता है। वो धीरे धीरे सरदार के पास पहुंचता है। सरदार अपना सबसे खतरनाक योद्धा आगे भेजता है, एक पागल जो चारों हाथ पैरों पर दौड़ता है। वो काताना से बच निकलता है। एक और योद्धा तलवार में दांत गड़ा देता है। ये एक बेहद खराब फैसला साबित होता है। फिर भी वो 2-3 वार कर पाता है। कई और दुश्मन आकर रिकू के हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन वो खुद को छुड़ाकर उस पागल की पत्नी को मार देता है। घुंघराले बालों वाला योद्धा फिर आगे आता है और समुराई को डराने लगता है। वो हमला करता है, पीछे हटता है और बंदर की तरह उछलता रहता है। आखिरकार समुराई उसकी टांग पकड़ता है और एड़ी की नस काट देता है, लेकिन फिर भी वो लड़ता रहता है। रिकू कई जख्म देता है और आखिरकार उसे मार गिराता है, लेकिन उसी पल उसकी पीठ पर गदा से वार होता है। सरदार दूर खड़ा शेमन को लड़ाई में उतरने का आदेश देता है। आखिरकार वो एक दंत कथाओं वाला योद्धा होता है जिसके बराबर कोई नहीं होता। थका हुआ रिकू तब तक पूरी भीड़ से निपट चुका होता है और सरदार की तरफ बढ़ता है। मुझे पता था तुम खास हो, इसका मतलब है अगली चुनौती तुम हो। शेमन अपनी रीढ़ की हड्डियों की माला रेत पर रखता है और लड़ाई की छड़ी उठा लेता है। छोटा लेकिन फुर्तीला योद्धा सच में खतरनाक साबित होता है। बाकी सब उसके सामने टिक नहीं पाते। वो छड़ी घुमाकर विदेशी को दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन एक छलांग में रिकू उसका हथियार 2 टुकड़ों में काट देता है। शेमन मजबूरी में तलवार को हाथ से पकड़ लेता है, लेकिन ये सिर्फ अंत को थोड़ा टालता है। समुराई उसके पेट को कई बार में चीर देता है और फिर उसका गला काट देता है। अब सरदार के पास छिपने के लिए कोई नहीं बचता। वो एक विशाल हड्डी की कुल्हाड़ी पकड़ता है और जापानी को तलवार उठाने का मौका देता है। वो खुद भी फालतू कपड़े उतारता है, हड्डी के मुखौटे से प्रार्थना करता है और दुश्मन की तरफ दौड़ पड़ता है। आखिरी दुश्मन बेहद ताकतवर और ताकत से भरा होता है। वो रिकू की आंखों में रेत फेंकता है और कई वार करता है। कुल्हाड़ी का एक जबरदस्त वार जापानी को पीछे फेंक देता है, लेकिन वो उसे खत्म नहीं करने देता। इसके बजाय रिकू सरदार की टांग में घाव कर देता है। लड़ाई जारी रहती है। संघर्ष के दौरान टूटी हुई तलवार हवा में उछल जाती है। रिकू उसे पकड़ लेता है और सरदार को एक और जख्म देता है। दोनों हाथों में तलवारें पकड़कर समुराई दुश्मन को समुद्र की तरफ धकेलने लगता है, लेकिन सरदार भी पूरी ताकत से मुकाबला करता है। वो खुद रिकू को पानी में धकेल देता है और उसे डुबोने लगता है। मौत के बिल्कुल करीब समुराई को फिर अपनी नाचती हुई पत्नी दिखाई देती है। वो आखिरी ताकत जुटाता है, खड़ा होता है और तलवार से सरदार का सिर भेद देता है। दूसरी तलवार से वो उसका सिर अलग कर देता है। इस तरह एक अकेला समुराई पूरे नरभक्षी कबीले का अंत कर देता है।